बैटरी का थोड़ा मामला समझना, मतलब आप अपने मन में ना कहानी बनाओ। एक कहानी क्या है? कहानी ये है कि कोई भी बैटरी में ये जो इलेक्ट्रोड है, यहां पे जैसे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो वो पॉजिटिव होता नहीं है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आके चिपकता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों चिपकेगा? क्योंकि इस पॉजिटिव आयन का एक केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे ही यहां जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव होता नहीं है, वो होता न्यूट्रल है, लेकिन उसको जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं उसका नेगेटिव आयन, सॉल्यूशन के जो नेगेटिव आयंस है वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चिपक जाते हैं। अब जो चिपक गए उन्होंने अपना चार्ज इसको दे दिया, केमिकल रिएक्शन कर दिया। अब केमिकल रिएक्शन होते ही यहां पे कुछ एनर्जी लिबरेट हुई, तो पर यूनिट चार्ज जितनी केमिकल एनर्जी लिबरेट हुई वही ईएमएफ है। और क्योंकि केमिकल रिएक्शंस फिक्स हैं इसलिए ईएमएफ भी फिक्स है। तो आपने कहा किसी से कि हमें बैटरी खरीद के दे दो, तो उसने कहा कि बैटरी के साथ तुमको ईएमएफ मिलेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। तो तुमने कहा भाई मुझे 5 वोल्ट की बैटरी दे दो, तो उसने बोला 5 वोल्ट का ईएमएफ की बैटरी दूंगा। ईएमएफ फिक्स है, यानी एक बार चार्ज पूरा राउंड मारेगा तो उसको यूनिट चार्ज पर 5 जूल की एनर्जी लिबरेट होगी या 5 वोल्ट की एनर्जी लिबरेट होगी अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज अगर पूरा राउंड मार के वापस इलेक्ट्रोड पे वापस आएगा, पूरा राउंड सर्कल मार के, तो उसको जो मिलेगा एनर्जी बैटरी की वजह से वो ईएमएफ वो फिक्स है। लेकिन वो एनर्जी 2 तरीके से बन सकती है या लॉस हो सकती है। एक, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो अंदर वाला सर्किट है यानी अंदर सॉल्यूशन से पास होने वाला, वहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ी एनर्जी यहां पर लॉस होगी और थोड़ी एनर्जी बाहर में लॉस होगी। जो बाहर में लॉस होगी उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, और जो अंदर लॉस होगी वो इंटरनल रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग लॉस है, उसको इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है जिससे हमें बाहर सर्किट मिलेगा। मान लीजिए मुझे अपने घर का एक बल्ब चमकाना है, तो मैं उसको टर्मिनल्स के अक्रॉस लगाऊंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो हटा नहीं लूंगा, ना ही अंदर घुसा दूंगा बल्ब को यहां टर्मिनल के अक्रॉस लगाऊंगा, तो ईएमएफ में से जो बाहर मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और जो अंदर खर्च हो गया वो ईएमएफ है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ईएमएफ है वो फिक्स हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल हो गया। वो डिपेंड करता है बाहर क्या लगा रहे हैं और अंदर कितना इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों की इफेक्टिव वैल्यू पे। तो मैंने कुछ ऐसे 1-2 पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए, हाँ यह रहा, कि अगर मान लो किसी सर्किट में किसी बैटरी से, ऐसे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां टर्मिनल ए है, यहां टर्मिनल बी है, ये ए और बी है, ये ए और बी टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ मिला के ये पूरा एक बैटरी है। अब अगर यहां से यहां पर कुछ नहीं जोड़ू और बोलूं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई है, क्योंकि इस समय कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं जीरो रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दूं, जीरो रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दूं इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो हम कहेंगे भाई ये बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अगर बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू 0 आएगा। याद रखिए, सर्किट में ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलता। क्या बदलता है? करंट बदलता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बदलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बातें सीख ली हैं। अब जैसे जैसे सर्किट हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। लेकिन मैं एक सिंपल बात आपको पूछ रहा हूं, एक बार मैंने जब ये चैप्टर शुरुआत में पढ़ा था और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ईएमएफ क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो मैं बैटरी के वोल्टेज को ही, मतलब जो ईएमएफ दिया उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस मानता था। एक सवाल मैंने देखा, वो शुरुआत की बात है, यहां पे लिखा हुआ 10 वोल्ट का बैटरी, इसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और यहां पूछा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो मैंने सोचा जो सवाल पूछने वाला है कितना बड़ा लल्लू है, जो लिख रहा है कि 10 वोल्ट का बैटरी और पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। फिर से सुनो, मैंने देखा कि यह बैटरी 10 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसमें सर्किट में करंट 1 एम्पियर निकल रहा है, तो यह डिस्चार्जिंग बैटरी है, बैटरी से करंट बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर। तो मैंने सोचा कितना लल्लू पूछने वाला है,
देखो 10 वोल्ट दिया है और पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। कितना बेकार सवाल है, कितना लल्लू सवाल है। 10 वोल्ट देके 10 वोल्ट का आंसर पूछ रहा है। तब फिर बाद में मुझे चमका कि बैटरी जो दिखती है, जो वैल्यू कांस्टेंट होता है वो ईएमएफ होता भाई, और ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। अगर बैटरी डिस्चार्जिंग है तो ई माइनस आई आर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी में करंट उल्टा होता, अंदर की तरफ घुस रहा होता पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस ई प्लस आई आर। तो मैंने उसके बाद दो डायग्राम अच्छे से याद कर लिए कि अगर किसी ईएमएफ ई की बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस आर और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुस के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, यानी बैटरी के इच्छा के विरुद्ध, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे ई प्लस आई आर। और ऐसे केस में लिखेंगे जहां पे डिस्चार्जिंग है ई माइनस आई आर। यह बात आपको याद हो पाई क्या? आयुष सिंह कह रहे हैं कि जीरो रेजिस्टेंस का वायर कुछ नहीं होता तो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो आयुष सिंह कि जीरो रेजिस्टेंस का वायर नहीं होता। मतलब ये तो सही नहीं कह रहे हो आयुष सिंह कि जीरो रेजिस्टेंस का वायर नहीं होता। हम उनको सुपर कंडक्टर बोलते हैं जहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन हमको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल लाइफ के रेजिस्टेंसेस से हमारा जो गिवन रेजिस्टेंस है वो बहुत 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 छोटा हो गया तो ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई हम लोगों को ये थोड़ी ना डिस्कस करना है कि सर रेजिस्टेंस जीरो कब होगा। किसी ने बोल दिया जीरो रेजिस्टेंस का वायर लगा दो। अरे मैं आप लोग से भी ज्यादा लल्लू था, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। मैंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर सीखी, बाद में पढ़ पढ़ के उसको ठीक किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप देखो किताबें जरूर पढ़ो। अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हो तो बुक्स में भी बहुत ऐसी लैंग्वेज लिखी रहती है जो काफी बढ़िया आंसर करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का डिफेक्ट होता है क्या? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं ना? हम इंटरनल रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें दिमाग अभी नहीं लगा रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कम करें, कैसे बिना इंटरनल रेजिस्टेंस की बैटरी बनाएं। वो सब छोड़ो ना। चलिए, तो बेसिक पिक्चर याद रखना। हम जब बैटरी खरीदते हैं तो हमको मिलता है ईएमएफ और मिलता है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जो बाहर, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला तुम्हारे घर में, तुम्हारे पापा ने बोला बेटा चाय बना दो, तुमने कहा चाय के लिए गैस नहीं है, उन्होंने बोला हीटर में बना दो, तुमने बोला बिजली नहीं आ रही है, उन्होंने बोला हीटर को जरा कनेक्ट कर दो बैटरी से। तो तुमने कहा हाँ ये बैटरी बहुत बढ़िया लग रही है, 220 वोल्ट की बैटरी मेरे घर में या 50 वोल्ट की बैटरी मेरे घर में, उसको मैंने हीटर से कनेक्ट कर दिया और चाय बनाने लगे। तो चाय का जो हीटर चमक रहा है, उसमें जो चाय बन रही है वो चाय एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बन रही है। अगर 50 वोल्ट का बैटरी है तुम्हारा और उसमें से 10 वोल्ट अंदर खर्च होता जा रहा है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, और बाहर 40 वोल्ट हो रहा है, तो तुम्हारे चाय बनाने में जो तुम्हें एनर्जी मिल रही है वो केवल 40 वोल्ट की मिल रही है। तो तुम यार एक्सपेक्ट करोगे 50 वोल्ट की बैटरी लगाई है और चाय बनने में तो बहुत टाइम लग रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि तुमको अंदर थोड़ा सा खर्चा हो गया, बाहर के लिए कम बचा है। तो सर ऐसे कब होगा कि हमको मैक्सिमम बाहर मिले? वो भी अभी पढ़ते हैं। पहले बैटरी के कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत मामला सिंपल है। हमने देखा कि E1 R1, E2 R2, E3 R3 और E4 R4 के 4 बैटरी को हमने एक सर्किट में ऐसे कनेक्ट किया कि बाद में इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। हमने सोचा कि अगर ये 4 बैटरी नहीं होती, एक ही बैटरी होती और एक ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता, तो भी ये सर्किट बिल्कुल ऐसा ही दिखाया जा सकता था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 4 बैटरी मिला के एक बैटरी बना दी और 4 रेजिस्टेंस मिला के एक रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान देना कि E1, E2, E3 और E4 ये सारे बैटरी के मुंह एक ही साइड है, यानी सबके टर्मिनल लेफ्ट वाले हायर है और राइट वाले लोअर है। लेफ्ट वाले हायर, राइट वाले लोअर, लेफ्ट में हायर, राइट में लोअर, लेफ्ट में हायर, राइट में लोअर। तो सारे के सारे एक जैसे ओरिएंटेशन में कनेक्टेड बैटरीज दिख रहे हैं। तो इसमें ई इफेक्टिव का वैल्यू जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हो वैसे ऐड कर देना, और आर इफेक्टिव का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देना। यहां पे लिखा है सेम ओरिएंटेशन। रेजिस्टेंस ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता। यहां पे ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि सबके पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है और सभी बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल राइट में है। लेकिन अगर कोई बैटरी ऐसे कनेक्टेड होता जिसका ओरिएंटेशन अलग है, जैसे ऐसे लिखा E1, E2, E3, तो मैं इस बैटरी को फिर से पलट लेता, ऐसे हो जाता, ओरिएंटेशन सेम कर दो और यहां पे -E3 लिख दो। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या किया? E1 E1 ही है, E2 E2 ही है, लेकिन E3 का साइंस हमने पलट दिया और टर्मिनल भी पलट दिया। अब ये बैटरी को पलट के ऐसे बना दिया और E3 की जगह -E3 कर दिया। तो बताइए, आंसर सेम ओरिएंटेशन पे ऐड करते हैं तो यहां पे आंसर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस -E3। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिसका ओरिएंटेशन अपोजिट होता है उसका वैल्यू अपोजिट साइन के साथ ऐड हो जाता है? अगर सभी बैटरी के सिमिलर ओरिएंटेशन दिखे, आपको कैसे पता चलेगा ओरिएंटेशन सेम है? जैसे अगर मैं कहूं अगर ये बैटरी करंट फ्लो कराना चाहे तो आप कहेंगे ये जी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगी। ये करंट फ्लो कराना चाहे लूप में तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज करेगी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, सबके सेम सेंस में आ रहा है करंट, इसका मतलब सबके वैल्यूज को ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको सर्किट क्लोज लूप में बनाऊं तो एक कहता है एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे, दूसरा भी कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे, लेकिन तीसरा कहेगा हम उल्टा भेजेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि सब बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही करंट फ्लो कराना चाहती है। तो ये बैटरी अपोजिट में है, इसलिए मैं जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर दिया और जो अपोजिट सेंस में दिख रहा है उसको माइनस के साथ ऐड कर दिया। लेकिन रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता। रेजिस्टेंस एक वायर है, वायर को चाहे लेफ्ट से राइट करंट भेजो, लेफ्ट राइट से लेफ्ट करंट भेजो, वायर को सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, लेफ्ट में करंट जाएगा तो भी उसमें पावर मतलब पावर लॉस करेगा, राइट में जाएगा तो भी लॉस करेगा। करंट को रेजिस्टेंस दोनों साइड से फ्लो होने के लिए रोकता है, इसलिए रेजिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, उसको ऐड करना ही होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देखिए तो पैरेलल का जो फॉर्मूला बनेगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक मिनट है, मैं जरा अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों बैटरी मिलके ई इफेक्टिव की बैटरी और तीनों रेजिस्टेंस मिलके आर इफेक्टिव का एक रेजिस्टेंस बन सकते हैं। अच्छा, कल मैंने रात में कैपेसिटर के स्विच वाले कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे, उसको भी एक बार देख लेना। कल मैंने भेजे हैं स्विच वाले क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। स्विच वाले क्वेश्चंस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हर सवाल को 2 बार सॉल्व करना है। हालांकि कैपेसिटर और आरसी सर्किट के बारे में अभी और बात होगी जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी बात पे इस चैप्टर के 3 हिस्से भी देख लो। एक हिस्से में हम लोग अभी सिंपल सर्किट कर रहे हैं, यानी कि बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी और सिंपल सर्किट। यह है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। तीसरे हिस्से में हम आरसी सर्किट्स करेंगे। आरसी सर्किट्स पहला हिस्सा बहुत बड़ा है, इसमें रेजिस्टेंस, बैटरी और सिंपल सर्किट जो कर रहे हैं वो हिस्सा चल रहा है।
इसके बाद हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, और फिर आरसी सर्किट, बाद में आरसी सर्किट। तो जो स्विच वाले कुछ सवाल हैं उनको हम आरसी सर्किट में उसका फिर से यूज करेंगे। एलसीआर सर्किट अभी नहीं करेंगे क्योंकि इंडक्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं रहे लल्ला। ठीक है, अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली, लेकिन बच्चे इतने लल्लू हैं कि इसका सवाल पूछा गया ये रियलाइज ही नहीं करते हैं और उसको नोडल या किसी और मेथड से सॉल्व करने लगते हैं। तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कुछ सवाल ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो कि नोडल से नहीं करने हैं। तो सर नोडल क्या है? ये नोडल मेथड अभी मैं सिखाऊंगा आपको इसमें। और अभी जो कल मैं मैसेज पढ़ रहा था तो कई बच्चों ने बोला सर सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। मेरा सवाल यह है कि अभी सर्किट सॉल्विंग हमने स्टार्ट ही नहीं की है, तो तुम क्यों कर रहे हो सर्किट सॉल्विंग? अभी मैं कम से कम 10 मेथड आपको सिखाऊंगा सर्किट सॉल्विंग के, एक एक सवाल हो जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, अभी देखते जाइए ना, आप पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इतना सर्किट में आपको दिखा दूंगा और आपसे सारे सवाल होने लगेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? ई इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखा E1/R1। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको याद करना है। और 1/R इफेक्टिव इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको भी याद करना है। यहां पे साइन प्लस है क्योंकि सेम ओरिएंटेशन है। अगर कोई बैटरी पलट के लगा होगा, जैसे ऐसे लगा रहे, मान लीजिए ऐसे, उल्टा लग जाए बैटरी और बोला ए और बी के अक्रॉस बताओ इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव ईएमएफ क्या है, तो हम इस बैटरी को ही पलट के अपने हिसाब से, जैसे जो बैटरी बड़ा है उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे E1/R1 का वैल्यू बड़ा है और E2/R2 का वैल्यू छोटा है, तो इसको माइनस E2/R2 ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अब दोनों सेम सेंस में आ गए, लेकिन आंसर हो जाएगा E1/R1 माइनस E2/R2। जिसका वैल्यू बड़ा है उसको सेम रखना और जो छोटा वाला उसका वैल्यू पलट देना, डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस में कोई साइन या टर्मिनल नहीं होते, इसलिए अपोजिट पोलैरिटी लगाने से भी रेजिस्टेंस के आंसर में या डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल पूछा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा लोअर टर्मिनल की तरफ होता है? नहीं भाई, वो सीरीज में है, आप राइट में बनाओ या लेफ्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल पूछा बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा? तो फिर इस ई इफेक्टिव का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, तब फिर जो बैटरी बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के है वही ई इफेक्टिव हो जाएगा। ये एक अलग से केस हो गया। वैसे देखो यहां पे लिखा है E1/R1, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, वैसे तो कोई ऐसा बैटरी नहीं होता जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन अगर बोल दिया कि एक आइडियल बैटरी है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो फिर ऐसे केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि E1/R1 E2/R2 है, तो R1 R2 तो है ही नहीं ना जैसे किसी में। तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है वही इफेक्टिव ईएमएफ हो जाएगा। मैं एक बार ऐसे बता के देखूं क्या? देखो जरा, यहां पे 10 वोल्ट का बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैंने 6 वोल्ट का बैटरी लगाया, बट इस बैटरी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है। अगर मैं इस पॉइंट को यानी नोडल मेथड लगाऊं और एक पॉइंट को 0 मान लो, ये 0 है, तो यहां पे 0 वोल्ट हो जाएगा, तो यहां पे जाएंगे तो ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट है तो यहां 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी यहां पे 6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट हो गया। इसका मतलब है अगर मैं यहां वोल्ट मीटर लगाऊं और करंट ड्रॉ ना करूं तो आपको कितने का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? जिस बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं है उतने का ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा।
तो अगर मैं कहूं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप कहेंगे यार ए से बी का वही वोल्टेज है जो इस बिना रेजिस्टेंस वाले बैटरी का है। तो 10 ओम वाले का अक्रॉस रेजिस्टेंस 6 वोल्ट दिखेगा, 10 वोल्ट वाले का 6 वोल्ट दिखेगा। तो जो बिना रेजिस्टेंस का है, अगर R1 0 है तो E इफेक्टिव इज E1। ये क्या बोला आप थोड़ा समझ जाना, लेकिन अभी सवाल इसके कर लेंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा मामला। फिर भी आप याद रखिए कि अगर किसी एक बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उसी का वोल्टेज ई इफेक्टिव हो जाएगा, और सारे पैरेलल में तो सबको वही ई इफेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, अरे अभी सीख देखो यार, 6 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें से कोई भी करंट निकालो। अभी अभी फॉर्मूला, आप लोग कुछ फॉर्मूला सीखते हो कि केवल पढ़ते हो? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो केवल देखते जाते हो कि कुछ सीखते भी हो? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया सर, या तो E माइनस आई आर होता है या E प्लस आई आर होता है। अगर मैंने बोला भाई इसमें R 0 कर दो, तो आप बोलेंगे यार फिर तो चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू तो 6 वोल्ट ही रहेगा। यानी यहां से यहां तक इफेक्टिव वोल्टेज कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो 10 वोल्ट के बैटरी का भी वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। हाँ, तो उसमें से करंट निकलेगा ना, E माइनस आई आर का वैल्यू 6 वोल्ट। तो व्हाट इज ए से बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? आप बोलेंगे यहां से देखो तो 6 वोल्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहां से भी 6 वोल्ट ही है। मैं अभी भी नहीं क्लियर मेरे को हो रहा कि कहां गड़बड़ हो रहा है। अगर मैंने एक बैटरी बनाई 10 वोल्ट की 2 ओम की, उसके साथ एक बैटरी लगाई 6 वोल्ट की 0 रेजिस्टेंस की, और मैंने कहा अब बताओ ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो आप ए से बी जाइए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है भाई? 6 वोल्ट। लेकिन कोई ऐसा भी तो लल्लू हो सकता है हमारे बीच में जो ये बोले सर यहां पे अगर मैं 0 लिख दूं और ऐसे चल के जाऊं तो 6 वोल्ट लिखना पड़ेगा, यानी ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, यानी ए से बी का इफेक्टिव ईएमएफ 6 वोल्ट आ गया। लेकिन अगर मैं इधर से जाऊं तब तो सर 10 वोल्ट है। अगर आपने इसको 6 वोल्ट और इसको 0 लिख दिया तो ये गए, और यहां से ऐसे जंप किया तो 6 में से 10 माइनस कर दिया, तब तो सर ये -4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट 0 वोल्ट का है, ये -4 वोल्ट का है, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? तो आप कहेंगे 0 से -4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस है 2, तो करंट फ्लो करेगा 2 एंपियर। या फिर इसको अलग से देखो, हमने बोला इस पूरे ए से बी के बीच में जो इफेक्टिव बैटरी बनेगा वो वही बैटरी है जो जिसका रेजिस्टेंस 0 है। अगर किसी का रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज का वैल्यू उतना ही लिख दो जितना बैटरी बिना रेजिस्टेंस वाला, ठीक है? तो ऊपर वाला ब्रांच और नीचे वाला ब्रांच पैरेलल है, तो ऊपर वाले ब्रांच को भी 6 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन सर इसमें तो एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा है और यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 6 वोल्ट कैसे हो सकता है? ये तो 10 वोल्ट है। अरे लल्ला, अभी तो सिखाए थे कि जब एक बैटरी खरीद के लाते हैं तो उसका ईएमएफ अलग दिख सकता है लेकिन फिर भी वोल्टेज अलग दिखता है। बाकी का वोल्टेज किस पे ड्रॉप हो जाता है? रेजिस्टेंस में। ये बैटरी अगर 10 वोल्ट की थी ईएमएफ की, फिर भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग बैटरी है, और डिस्चार्जिंग बैटरी में से अगर करंट आई फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू E माइनस आई आर हो जाता है। अब इस सवाल में करंट आई का वैल्यू बता सकते हैं क्या? आप बोलो हाँ जी, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ईएमएफ 10 वोल्ट का है, माइनस आई इंटू आर कर दिया, इसका मतलब है इस बैटरी में 2 एंपियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर 2 बैटरी बिना रेजिस्टेंस के हो तो जो छोटा बैटरी है वो ले लेते हैं। हालांकि ये एक अजम्पशन और एक फर्जी रिजल्ट है, लेकिन जो 2 बैटरी हो
तो छोटा बैटरी बड़े वोल्टेज में नहीं जा सकता, लेकिन बड़ा बैटरी छोटे वोल्टेज में जा सकता है, क्योंकि उसमें चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है अंदर टर्मिनल्स का, वो कम ज्यादा हो सकता, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो हम लोग जैसे अगर 6 वोल्ट और 10 वोल्ट दोनों बैटरी बिना रेजिस्टेंस के हैं, तो हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज को 6 वोल्ट बोलेंगे और बोलेंगे 10 वोल्ट वाला ड्रॉप करके 6 वोल्ट पे आ गया। हालांकि ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है और बिल्कुल फर्जी बात है, ठीक है। फिर भी आप कह सकते हैं कि जो बैटरी छोटी है, दोनों का इफेक्टिव वैल्यू छोटे बैटरी के बराबर होता है। यह हो सकता है आपको नीट टाइप के किसी फर्जी टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन दिखे, लेकिन बिंदास रहना, जेई मेंस और एडवांस में यह सवाल कभी नहीं दिखेगा कि 2 बैटरीज बिना रेजिस्टेंस की हो, ठीक है। लेकिन अगर हो तो छोटा बैटरी लिख देना। मैं इसलिए इन रिजल्ट को लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि एकदम फर्जी रिजल्ट है, इसमें लिखने से हम और फंसते चले जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। चलिए एक सवाल करते हैं। ये सवाल भी प्रीवियस ईयर का सवाल मुझे लग रहा है, या इस तरह का सवाल आया है किसी बुक में, देखा मैंने। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज। अब देखो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, इसके 3 रास्ते में 3 बैटरी हैं। अब आप सोचो कि क्या ये तीनों बैटरी को हम अगर ऐसे चिपका दे तो एक बैटरी बन सकता है? आपने कहा बिल्कुल बन सकता है। तो एक रेजिस्टेंस ए से डी मिलेगा, ए और डी पे। फिर ये तीनों रास्ते मिलके एक इफेक्टिव आर बनेगा, एक इफेक्टिव ई बनेगा, और फिर यहां पे सी बनेगा। सी के बाद एक रेजिस्टेंस 10 ओम का और होगा, यहां बी बनेगा। तो ये 5 ओम का हो गया, ये 10 ओम का हो गया, और सी और डी के बीच में हमने एक बैटरी बना ली जो तीनों ब्रांच को मिला के। अगर 3 ब्रांच मिला के अगर बैटरी बना ले, अब तुम लोग यार पूछने के लिए फर्जी सवाल ना पूछो, पूछने के लिए नकली सवाल ना पूछो, ठीक है। अब ये जो 3 पैरेलल ब्रांच है, इसको मिला के मैं एक ब्रांच बना लूं तो ऐसा है। लेकिन क्या इसके साथ कोई क्लोज्ड ब्रांच है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो करंट इस लाइन में कितना होगा? आप बोलते हैं करंट 0 होगा। अगर करंट 0 होगा तो यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपका जवाब होगा पोटेंशियल डिफरेंस ई इफेक्टिव के बराबर होगा। यानी कि ये जो ई इफेक्टिव निकालेंगे, यही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आएगा। वैसे सवाल में पूछा है ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, लेकिन मुझे पता है कि जब कुछ भी जोड़ा नहीं गया और इन तीनों को मिला के एक बना दिया, तो पूरा एक रास्ता तो है। जैसे हमारे घर में एक बैटरी हो और उसको किसी बल्ब से ना जोड़ूं, तो बल्ब से नहीं जोड़ूंगा तो फ्री में करंट थोड़ी ना फेंकता रहेगा, और करंट नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई के बराबर है। तो मतलब हम अगर ई इफेक्टिव निकालने फॉर्मूला लगा के, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ई इफेक्टिव का फॉर्मूला था 1/1 प्लस 2/1 प्लस 3/1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1। ये तीनों 1 1 1 है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया। तो 6/3 कर दिया, आंसर 2 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है डी से सी के बीच में जो इफेक्टिव बैटरी है उसका आंसर 2 वोल्ट है। अब याद रखिएगा, अगर यहां से यहां तक 2 वोल्ट है तो ये तीनों पैरेलल ब्रांच का भी पोटेंशियल डिफरेंस डी से सी के बीच का 2 वोल्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये पूरा रास्ता 2 वोल्ट के इफेक्टिव बैटरी की तरह है, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस रास्ते का भी, बीच वाले का भी और नीचे वाले क्योंकि तीनों पैरेलल है, 2 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन किसी बच्चे के मन में यह आ सकता है, सर 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, आप मजाक कर रहे हैं, 1 वोल्ट का बैटरी लगा है और इसका वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया। अभी तो आप सिखा रहे थे कि बैटरी 10 वोल्ट का लाते हैं, हमें 8 वोल्ट मिलता है। अबे वो तो डिस्चार्जिंग बैटरी का, ये कैसी बैटरी रही होगी? देखो 3 वोल्ट के बैटरी से करंट निकल के 1 वोल्ट में घुस रहा होगा, तो 1 वोल्ट वाली चार्जिंग हो गई होगी, इसलिए 1 से बड़ा आंसर दिख रहा है। 3 वोल्ट वाले का आंसर भी 2 वोल्ट मिलेगा, 3 से छोटा मतलब ये डिस्चार्जिंग बैटरी है, और 2 वोल्ट वाले का 2 वोल्ट ही दिख रहा है, इसका मतलब ये ना तो चार्जिंग है ना डिस्चार्जिंग है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह है। अगर कोई बोले कि इस सर्किट में इस ब्रांच का करंट बताओ, तो तुम बोलोगे यहां से करंट आई गया और वही करंट आई इसमें घुसता हुआ दिखेगा और बीच वाले रास्ते पे करंट 0 हो जाएगा। अगर हमको करंट का वैल्यू भी पूछ लिया गया तो हम कहेंगे देखो इसको डिस्चार्जिंग मान रहा हूं क्योंकि 3 से 2 आ रहा है ना आंसर, तो
तो E माइनस आई आर इक्वल टू 2, आई का वैल्यू 1 एंपियर, यानी यहां से करंट 1 एंपियर चला, ऐसे चलते चलते ऊपर वाले रास्ते में भी 1 एंपियर आया, तो ये E प्लस आई आर हो गया, E प्लस आई आर इक्वल टू 2 वोल्ट। देखो 2 वोल्ट से मैच कर रहा है, E प्लस आई आर, ये दोनों पूरा रास्ता ऐसे बन गया, और बीच वाले रास्ते में E और V और E और V और V और E सेम है, इसका मतलब इस ये ओपन ब्रांच की तरह काम करेगा, इसमें करंट 0 होगा। क्या ये बात समझ गए हो? नीचे वाला बैटरी डिस्चार्जिंग, ऊपर वाला बैटरी चार्जिंग, और बीच वाला बैटरी ओपन ब्रांच की तरह लग रहा है। नोट कर लो भाई, अभी देखते जाइए, इस सर्किट में जितने भी फफूंद है सब आपके सामने से निकाल देंगे, और आप अगर उसको 2 बार भी पढ़ लेंगे आपको सब मामला क्लियर हो जाएगा। विनय कुमार जेके ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? व्हाट इफ आर इज मच बिगर देन ई? ई है ईएमएफ, आर है रेजिस्टेंस, ईएमएफ रेजिस्टेंस, ईएमएफ होता है मैंगो, रेजिस्टेंस होता है बफेलो। मैंगो बफेलो, उल्टा बोलते हैं। ईएमएफ होता है ट्री और आर होता है डॉग। ट्री डॉग दोनों अलग अलग हैं भाई, उनसे क्या कंपैरिजन? गंदी बातें नहीं करो। ये क्या मतलब हुआ सर, अगर करंट बैटरी के वोल्टेज से बहुत छोटा हुआ, अरे ये क्या मतलब हुआ? करंट का करंट से ही तो कंपैरिजन कर सकते हो, करंट को वोल्टेज से क्यों कंपेयर करोगे? रेजिस्टेंस को करंट से क्यों कंपेयर करोगे? सारे अलग अलग होते हैं भैया। चलिए, सवाल पूछा है कि E3 का वैल्यू 4 वोल्ट है, E2 का वैल्यू भी 4 वोल्ट है और E1 का वैल्यू 2 वोल्ट है। याद रखिएगा, ये जैसे ये R1 और R1 है ना, ये दोनों सीरीज हैं, तो इनको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों मिलके 2R1 हो जाएगा, और इसको हटा दो, इसको ऐसे सिंपल प्लेन वायर कर दो। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ये R1 और R1 भी सीरीज है, देखो एक ही रास्ता है, यहां पे कोई करंट डिवाइड नहीं हुआ, तो इस R1 को प्लेन रास्ता और यहां पे 2R1 कर देते हैं। ये कोई समझ पा रहा है क्या? अरे भाई ये समझ पा रहे हो? ये R1 और R1 ऐसे जैसे रास्ता एक ही है ना, ये देखो पूरा एक रास्ता है, तो ये सीरीज हो गए। सीरीज में तो सीधा ऐड कर दो। तो अगर सीरीज में अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हो, कभी अलग अलग सॉल्व नहीं करो, पहले उनको चिपका के ऐड करके एक बना लो, ठीक है? और बीच वाला तो रेजिस्टेंस R2 है, मैं वैल्यू भी लिख देता हूं। R1 का वैल्यू है शायद 1.0, R2 का वैल्यू 2.0 ऐसा है, तो यहां पे लिख दिया 2, और यहां भी हो गया 2, और ये भी हो गया 2, क्योंकि 2R1 है 2R1 है ऐसे। तो हमारा जो अभी पूछ रहा है A से B के बीच का इफेक्टिव, तो मैंने सोचा कि 3 रास्ते हैं, यहां पे एक बैटरी है, बीच में एक बैटरी है, यहां भी एक बैटरी है, तीनों रास्ते की बैटरी को अगर मिला लूं तो एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी बचेगा। बोलो बच्चों, ये बैटरी का एक ही रास्ता, ऊपर वाला पॉइंट A, नीचे वाला B है, लेकिन ये रास्ता अब कहीं से क्लोज नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीनों को मिला के, तीनों को कंबाइन कर दिया। 3 रास्ते अगर कंबाइंड हैं तो एक रास्ता बचा है, और एक रास्ते का ईएमएफ आ गया E, मान लो फॉर्मूला लगा के, लेकिन ये और ये R हो गया। बट ये रास्ते के साथ अब कोई भी रास्ता ओपन है नहीं, क्लोज है नहीं, तो ये ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है, यानी कि हमने ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना है और फिर वही ईएमएफ वोल्टेज का आंसर हो जाएगा। ये तो बड़ी चालाकी वाली बात हो गई सर, ईएमएफ का तो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता है, खड़ाक से लगाया, फटाक से आंसर। समझ गए क्या? इसमें कभी किरचॉफ्स लॉ मत लगाना, ऐसे नहीं सर, ये ऐसा मान लेते यहां से आई करंट गया, फिर इसमें I1 गया, और फिर इसमें I2 गया,
मतलब यहां से आई करंट निकाला, इसमें आई बन गया और इसमें आई माइनस आई बन गया। एक किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशन इसके लिए बना लेंगे, एक किरचॉफ्स लॉ की इक्वेशन इसके लिए बना लेंगे, फिर दो आई और आई वन की दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हमारा आई और आई वन का वैल्यू आ जाएगा। फिर बीच वाले रास्ते में जो आई वन करंट निकाला है उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, उसको बैटरी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। 10 घंटे बीत चुके हैं, पेपर खत्म हो गया, घर जाओ, एक सवाल तुमने सही कर लिया है, पूरे पेपर में तुम्हें 4 नंबर आएंगे और रैंक आएगी 4 लाख। मैंने जो बताया समझे क्या लल्लू राम? अगर आप यहां किरचॉफ्स लॉ लगाने बैठ गए, जैसा स्कूल में सिखाते हैं और बहुत सारे टीचर बताते हैं, क्योंकि मेहनत कम लगती है ना, किरचॉफ्स लॉ एक बार बता दिया, अरे यार I1 I2 करंट ले लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, कोई नहीं पूछता क्यों, कैसे आएगा, कैसे, समय कैसे बचाएं। तो फिर टाइम कैसे बचाएंगे? इसमें तीनों ब्रांच पैरेलल में है, इनको ऐड कर दो। आप देखो ये ब्रांच ऐसा है, रजिस्टेंस बैटरी, बीच वाला ब्रांच रजिस्टेंस बैटरी, साइड वाला ब्रांच रजिस्टेंस बैटरी। सारे बैटरी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, हाँ जी सारे बैटरी ऊपर मूव कर रहे हैं, सबका ओरिएंटेशन सेम, तीनों को मिला के एक ब्रांच बना गया। ईएमएफ ही वोल्टेज का आंसर आ गया, बस ईएमएफ ही वोल्टेज है। आंसर लिखते हैं E बाय आर 2/2 प्लस 4/2, 4/2 प्लस 4/2 अपॉन, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया नीचे 3/2 और ये 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आ गया 10/3। ला 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 ला। ओहो, देखो बच्चों, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, बैटरी के बाद एक और ये लगा है, बीच में कोई जंक्शन ना हो, ये रेजिस्टेंस R1 हो, ये R2 हो, और ऐसे करंट आई जा रहा हो, तो यहां से करंट होता हुआ यहां पर भी आई ही जाएगा लल्ला। यहां पे जो भी करंट होगा वही करंट इस R1 में भी होगा, वही करंट इसमें। अगर करंट सेम होता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, पहले मिला लो, आपको ये सब चिंता नहीं करनी है, ठीक है। सीरीज सिंपल होता है, उसको बैटरी से क्रॉस होने का कोई खतरा नहीं होता। जो रजिस्टर, समझ गए क्या? घर वालों को बोलो हमारा टीचर गायक है भाई। ये देखो, हमने बोला ऐसे। अब देखो तुम लोग कितने लल्लू टाइप की बातें मेरे सामने करने लगते हो, मुझे आता गुस्सा। यहां पे ये बैटरी है, मैंने बोला ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं, आपने बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, बैटरी क्रॉस होके ये जैसे R1 फिर बैटरी फिर R आ रहा है, ये स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में बैटरी आ गया, सीरीज का है। अबे तो इधर से चल के देखो ना, स्मॉल r और कैपिटल R देखो एक ही रास्ते में आ गए, अब तो सीरीज है। हाँ सर, इधर से जाएंगे तो सीरीज नहीं है, उधर से जाएंगे सीरीज है। वाह 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 वाह, क्या लॉजिक बताया। रास्ते में बैटरी आने से सीरीज नहीं बदलता, पैरेलल बदल सकता है, सीरीज नहीं बदलता। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, करंट सेम ही रहेगा। एक और सवाल करते हैं। ला 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 ला। ये आ गया 4 वोल्ट 2 ओम, ये आ गया 2 वोल्ट 4 ओम, ये आ गया 4 ओम। 3 रास्ते हैं, यहां पे ए लिखा है, ये बी लिखा है। फाइंड BAB एंड करंट इन ईच ब्रांच। सवाल करना है, जल्दी से करेंगे। आपको कभी ऐसे 3 या 4 पैरेलल रास्ते दिख जाए, 3 या 4 पैरेलल रास्ते दिख जाए, फटाफट EMF निकाल दो। वैसे भी VAB पूछा है, तो मैंने, आप ये नहीं कहना सर बीच वाले रास्ते में तो बैटरी नहीं है। अरे बीच वाले रास्ते में भी बैटरी है, ध्यान से देखो मन की आंखों से, 0 वोल्ट का बैटरी है। सर दिख नहीं रहा, हाँ तो तुम बना लो ना, बीच वाले रास्ते में बैटरी नहीं है, लेकिन आप उसको EMF 0 की बैटरी मान लीजिए। तो यहां पे कितना EMF का बैटरी लगा है? 0। यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 2, तो हमारा आंसर हुआ E इफेक्टिव का 4/2 प्लस 0/4 प्लस
2/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ये मत सोचिएगा सर ये दो बैटरी वाले ऐड करके इसके साथ सीरीज ले लेते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उससे सवाल लंबा ही होता है। आप तीनों को हमेशा ऐड करो, आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, ये हो गया 2, ये हो गया 1/2, ये ऊपर हो गया 2.5, नीचे हो गया 1, तो आंसर आया 5/2 वोल्ट, यानी कि 2.5 वोल्ट। यानी कि VAB का आंसर हो गया 5/2 वोल्ट। अब 5/2 वोल्ट हो गया, तो अब हमारे पास कई तरीके हैं। अबे 4 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो E/R को 4/2 लिखा। फिर यहां 0 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 0/4 लिखा। यहां 2 वोल्ट का बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2/4 लिखा। और कैसे लिखे भाई? ठीक है, 5/2 वोल्ट। अब एक बार हमारा VAB आ गया, तो तीनों रास्ते का पोटेंशियल डिफरेंस 5/2 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखो आपके मन में अपने आप आंसर आने लगेंगे। आप कहेंगे सर अगर ये 4 वोल्ट का बैटरी है लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये डिस्चार्जिंग E-IR वाला बैटरी है। सर ये तो 2 वोल्ट का बैटरी है, फिर भी इसका वोल्टेज 2.5 वोल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग वाला बैटरी है और इसमें करंट अंदर जा रहा होगा, क्योंकि 2 से भी बड़ा वोल्टेज दिख रहा है। फॉर्मूला याद है? तुरंत EMF निकल आया, EMF निकल आया तो सबका वोल्टेज निकल आया, सबका वोल्टेज निकल आया तो खटाखट हमने ये पता लगा लिया, देखो डिस्चार्जिंग बैटरी हो गया, ये चार्जिंग बैटरी हो गया, तुरंत ही आंसर लिख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट में भी गड़बड़ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप जो मर्जी अपना करंट का डायरेक्शन मान लो। जैसे मैंने ऐसे माना, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है, ऐसे मान लिया। अब इसमें देखो करंट I1 है, ये डिस्चार्जिंग लग रहा है, तो 4 माइनस I1 इंटू 2 इक्वल टू 2.5। तो I1 का आंसर आया 4 माइनस 2.5 अपॉन 2, यानी कि 3/4। आंसर प्लस में आया, यानी कि ये डायरेक्शन इसका सही है। तीसरे वाले को देखो, अगर इसको भी मैंने डिस्चार्जिंग ही माना, तो मैंने मान लिया 2 माइनस I3R इक्वल टू 2.5। तो आप I3 इंटू 4 का आंसर लिखेंगे 2 माइनस 2.5, 2 माइनस 2.5 यानी 1/-1/2 हो गया, तो I3 का वैल्यू आया -1/8 एम्पियर। माइनस का मतलब है जो डायरेक्शन मैंने माना उसका साइन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है डायरेक्शन हमने सही नहीं लिया, डायरेक्शन इसका अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें करंट 1/8 एम्पियर आ गया, जबकि इसमें करंट ऊपर जा रहा है 3/4 एम्पियर। यहां पे गया 3/4 एम्पियर, यहां से आगे चला गया 1/8, यानी 6/8 में से आगे चला गया, तो इसमें भी अपोजिट आएगा और -5/8 आएगा। अगर I2 का वैल्यू निकाले तो +5/8 एम्पियर डाउनवर्ड आ जाएगा। आप इसमें अभी नोडल भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको E-IR या E+IR करने का मन नहीं है, अरे सर बहुत टाइम लगा रहे हो आप, E+IR E-IR सीधा नोडल लगा देते हैं। हाँ, तो वोल्टेज आ गया। अब आप देखो, मैं नोडल बताता हूं, हालांकि नोडल अभी बढ़ाया नहीं है, लेकिन अब नोडल का मतलब है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो ध्यान से समझना और थोड़ा लॉजिक पकड़ना। यहां पे लिखा है 2 वोल्ट का बैटरी, यह लिखा है 4 वोल्ट का बैटरी। मैंने बोला कि इन दोनों पॉइंट के बीच में 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया VAB वो 5/2 या 2.5 का आ गया। तो हमको पता है ए हायर पोटेंशियल है, क्योंकि ए इस बैटरी के भी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और इस बैटरी के भी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ए हायर पोटेंशियल है। तो ए को लिख दिया, बी को लिख दिया 0 और ए को लिख दिया 2.5, क्योंकि सवाल में आ रहा है आंसर ए से बी से ए का पोटेंशियल डिफरेंस 2.5। बी को लिख दिया 0
और ए को लिख दिया 2.5 हायर है तो 2.5 लिख दिया। अब ये 2.5 सरकता हुआ यहां पहुंचा और ये पॉइंट भी 2.5 वोल्ट का हो गया। तो ये पॉइंट कितने वोल्ट का हो गया? तो 2.5 में से 4 वोल्ट डाउन जाओ तो ये 1.5 वोल्ट का हो गया और ये 0 वोल्ट का है। तो यहां से यहां तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? आपने बोला 0 और -1.5 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 है और यहां का रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो जो करंट फ्लो करेगा वो -1, मतलब ये करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि 0 हायर है और माइनस वाला वोल्टेज लोअर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.5 और रेजिस्टेंस हो गया 2, करंट I1 आ गया ऊपर की तरफ। ऐसे ही यहां पे देखो ये 2.5 है और ये 0 है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? आप कहेंगे नीचे की तरफ करेगा, हायर से लोअर। हायर से लोअर करंट फ्लो कराया, रेजिस्टेंस 4 ओम है तो 2.5 अपॉन 4 ओम नीचे की तरफ करंट हो गया। इसमें ये पॉइंट 2.5 का है तो ये 2.5 से अगर डिक्रीज करोगे तो प्लस 0.5 आ जाएगा और ये पॉइंट 0 है क्योंकि 0 वाला पॉइंट इधर कनेक्टेड है, 0 इधर कनेक्टेड है। तो ये सारे पॉइंट 0 वोल्ट के हैं, रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये 0.5 है और ये 0 है तो ये हायर है, मतलब इसमें भी करंट नीचे चलेगा 0.5 अपॉन 4। तो ये I3 करंट भी आ गया, I2 करंट भी आ गया और I1 करंट भी आ जाएगा 1.5 अपॉन। शायद कोई समझा? अनूप कुमार क्या कह रहे हो? भाई दो चीजें हैं, या तो आप अपने मन से डिसाइड कर पाए कि कौन सा चार्जिंग है और कौन सा डिस्चार्जिंग है। तो चार्जिंग का फॉर्मूला अलग और डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला अलग। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर आपने ये भी गलती से डिसाइड नहीं किया कि ये चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है तो आप या मतलब कुछ मानोगे अपने आप। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि 2 वोल्ट वाला भी डिस्चार्जिंग है, ऐसा मान के E माइनस मान लिया और फिर आंसर निकाला तो I का आंसर नेगेटिव आने लगेगा, जो बताएगा बेटा डिस्चार्जिंग ले रहे हो लेकिन ये चार्जिंग है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जब ऐसे एनकरेजिंग बातें लिखते हैं मुझे बहुत ही खुशी हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस मैंने दुनिया जीत ली। चलिए, करो भाई ट्राई। तो अब थोड़ा पेशेंस रख लो, जिनको आता है वो जल्दी से करके बता दो। ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया। हमने फॉर्मूला लगाया 6/4 प्लस 4/4 प्लस 0/4 अपॉन 1/4 नहीं 0/2 अपॉन 1/4 प्लस 1/2। ये ईएमएफ कैलकुलेट कर दिया तो 6/4 हो गया, 3/2, 4/4 हो गया 1, 3/2 प्लस 1 हो गया 5/2। ये वापस 5/2 ही आ गया। नीचे वाले बैटरी के रास्ते को देखो, 6 वोल्ट और 4 ओम है, लेकिन वोल्टेज 5/2 आ रहा है यानी 2.5। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 2.5 वोल्ट। आप कहेंगे जरूर ये डिस्चार्जिंग रहा होगा, I1 निकालते हैं। तो 6 - 4I
1 इक्वल टू 2 पॉइंट। फिर I1 का वैल्यू निकाला 6 माइनस 2.5 अपॉन 4। ये आ गया 7/2 7/8 I1 का एक आंसर। बीच वाले रास्ते का 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट 4 ओम। ये भी 2.5 का है क्योंकि 2.5 निकाल दिया, तो 4 माइनस इसको करंट I2 मान लिया, 4I2 इज 2.5। I2 का वैल्यू आया 4 माइनस 2.5, ये 1.5 है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 3/8 एम्पियर। यहां से करंट निकला 7/8 एम्पियर, यहां से करंट निकला 3/8 एम्पियर। ये दोनों करंट मिलके यहां कितना बन जाएंगे? आप बोलोगे 3 + 7 10 होता है, तो 10/8 यानी 5/4 एम्पियर हो जाए। नहीं तो आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 है या 5/2 है और रेजिस्टेंस 2 है, डिवाइड कर दोगे आंसर। चलिए आगे बढ़े। अब पावर का जल्दी जल्दी फॉर्मूले और देख लो। ये सब टाइम पास वाली चीजें हैं, बचपन से भी पढ़ी हैं अभी, लेकिन क्या दोबारा दोबारा कराने से दिमाग में क्लियर हो जाता है। 3 तरह से पावर के फॉर्मूले लिख रहे हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस में करंट आई फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस आर है, पावर इन रेजिस्टेंस आर का आंसर लिखना I²R। अगर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी लगा है और पावर पूछा है, तो पावर इन रेजिस्टेंस आर का वैल्यू डेल्टा वी का होल स्क्वायर बाय आर, V²/R बोलते हैं, लेकिन वो डेल्टा वी होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। जूल हीटिंग यानी कि हीट लॉस थ्रू रेजिस्टेंस, हीट इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला H इक्वल टू पावर इंटू dt को इंटीग्रेशन करेंगे, यानी I²R dt को अगर इंटीग्रेट करोगे तो हीट बन जाएगा। इसको जूल हीटिंग बोलते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रख लेना। पावर अगर कांस्टेंट है तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं। पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा। पता नहीं क्या आप पूछना चाह रहे हो। पैरेलल में ईएमएफ सेम रहेगा। हाँ, पैरेलल में ये जो इफेक्टिव ईएमएफ निकाल रहे हैं, ये पूरे एक ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सबका सेम रहेगा। एवरेज पावर नहीं, ये तो पावर हो गई, हीट और पावर दो फॉर्मूले हो गए। लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। नहीं तो हम V²/R को dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो भी आंसर हीट का आ जाएगा, लेकिन मेनली यही वाला यूज करते हैं। करंट पर पहले वर्क करेंगे, जिस रेजिस्टेंस का हीट पूछे जाएगा उसी रेजिस्टेंस का पावर निकाल के और dt के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। पावर ऑफ बैटरी, अगर किसी बैटरी का ईएमएफ E है और उसमें से करंट I निकला, तो पावर, नेट पावर ऑफ बैटरी इज E इंटू I। और ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E है, इसमें से करंट फ्लो किया, नेट पावर है E इंटू I। अगर ये बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ
heat generated in the battery is I square R. ये शायद कोई समझाओ. रेट ऑफ हीट जनरेटेड इन द बैटरी इज इंटरनल रेजिस्टेंस में जो हीट बनेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का हीट इज आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इज करेंट, जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो बैटरी का एक रिजल्ट ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हो गया, तीसरा रिजल्ट है पावर आउटपुट या पावर इन एक्सटर्नल सर्किट. और वो है V इंटू आई. और V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यानी बैटरी खुद कितना पावर बनाएगी, EI में से बाहर कितना जाएगा, VI, और अंदर कितना रह जाएगा, आई स्क्वायर आर. अंदर में हीट बन जाएगी. तो बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है वो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा. उस एनर्जी में से मान लीजिए 100 वॉट का एनर्जी लिबरेट कर रहा है टोटल बैटरी, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उससे 100 वॉट बन रही है एनर्जी. उस 100 वॉट में से अंदर 20 वॉट का गर्मी यानी हीट बन जा रहा, बैटरी गर्म हो जा रही 20 वॉट की. तो हमारा जो बाहर का बल्ब है वो 80 वॉट ही चमकेगा. क्या ये बात समझ गए? रेट ऑफ हीट जनरेटेड का मतलब है पावर इन रेजिस्टेंस आर, पावर इन इंटरनल रेजिस्टेंस. पावर इन इंटरनल रेजिस्टेंस, वही बोला रेट ऑफ हीट जनरेटेड. लिख लो भाई. तो बैटरी में क्या, अगर कुछ नहीं लिखा, बोला पावर ऑफ बैटरी बताओ, तो E इंटू आई ही आंसर लिखना. बैटरी पावर E इंटू आई देता है, लेकिन वो पावर दो जगह, जैसे वोल्टेज दो जगह जा रही है, एक एक्सटर्नल में जा रही है और एक इंटरनल में जा रहा है, वैसे ही बैटरी की जो टोटल पावर है दो जगह खर्च होगी. एक एक्सटर्नल सर्किट के अगेंस्ट खर्च होगी और एक इंटरनल सर्किट में जाएगी. इंटरनल में मतलब इंटरनल में यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कराने में यहां पर भी गर्मी यानी हीट बनती जाएगी. आपने देखा होगा मोबाइल यूज करते हैं तो उसका बैटरी गर्म हो जाता है, कभी ऐसा आपने फील किया है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस में तो सर आपने वही फॉर्मूला लिख दिया जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लिखा था. अभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टेंस ही होता, उसके लिए क्या अलग से कोई अप्सरा उतरेगी? सेम फॉर्मूला ही तो रहेगा. जब तक बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है अंदर भी हीट लॉस होगा. नालायक कहीं के सुमित, फोन पे कोई गेम नहीं खेलेगा. चलिए, ये एक अच्छा और मे बी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है, फिर भी इसको याद रखना. कैसे? मेरे पास एक बैटरी है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का ईएमएफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर ये फिक्स्ड है. अच्छा ये बताओ, मैं एक बैटरी खरीद के आया, मुझे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, तो बैटरी के अंदर हाथ डाल के इंटरनल रेजिस्टेंस तोड़ के फेंक नहीं सकते क्या? लल्लू हो तुम, नहीं फेंक सकते हो. क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर सोल्यूशन भरा है, उस सोल्यूशन के अंदर करंट फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल है भाई. उसके लिए तो पूरा सोल्यूशन हटाना पड़ेगा, तो बैटरी कहां से बनेगी? समझ गए? बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसी में रेजिस्टेंस छुपा रहता है, हम हटा नहीं सकते. तो ये रेजिस्टेंस वी कैन नॉट डिक्रीज और चेंज, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये मिला है. अब हमने क्या सोचा कि इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आर बाहर लगा देंगे. आर जो है हम चेंज कर सकते हैं, ये बल्ब है ये चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है. वेरिएबल मतलब वी कैन चेंज इट. कैपिटल आर चेंज कर सकते हैं, कैपिटल आर चेंज कर सकते हैं. अब आप देखो, करंट आई अगर हम निकालें तो E अपॉन आर प्लस आर, ये हम कर चुके हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर. ऐसे में
पावर इन रेजिस्टेंस कैपिटल आर निकाला, यानी बाहर के सर्किट में जो पावर निकाला उसका आंसर आया आई स्क्वायर आर, विच इज ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। देखो ये यहां रख दिया है, पावर आ गया, ये पावर इन रेजिस्टेंस आर है। तो आपने देखा यार पावर रेजिस्टेंस आर का जो आंसर आ रहा है उसमें आर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, यानी आर का वैल्यू बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो पावर का वैल्यू बढ़ेगा। हमने इसका ग्राफ बनाया तो पावर कैपिटल आर के अलग अलग वैल्यू के साथ, जैसे मेरे पास एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, मेरे पास एक बैटरी है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अलग से लगाया। सर ये कितने ओम का लगाया? मैंने इसको 1 ओम करा, फिर हटा दिया, फिर 2 ओम का लगाया तो वो अलग चमक रहा है, उसको हटा दिया, फिर 3 ओम का लगाया वो अलग चमक रहा है, हटा दिया, फिर 4 ओम का लगाया वो अलग चमक रहा है, फिर 5 ओम का लगाया वो अलग चमक रहा है, तो सब अलग अलग चमक रहे हैं। तो इन सब में सबसे ज्यादा कौन सा चमक रहा है, उसी को बोल रहे हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब हमें एक ऐसा कैपिटल आर रेजिस्टेंस सेलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करे। अगर ये बल्ब है तो सबसे ज्यादा कितने रेजिस्टेंस का बल्ब चमकेगा। तो मैंने पावर इन कैपिटल आर का आर के साथ फंक्शन बनाया तो ऐसा बनने लगा, बीच में कहीं जाके मैक्सिमम आया और फिर डिक्रीज करके 0 की तरफ चला गया। बहुत बड़ा आर है तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा, और आर का वैल्यू 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा। तो इधर भी 0 है, उधर भी टेंडिंग टू 0 है, बीच में बड़ा है। ये वैल्यू जो है ये कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है। कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर कैसे आया? हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डीपी बाई डी आर को 0 करा। आप इसका डिफरेंशिएट एक बार करना घर पे और ट्राई करना, आंसर आएगा कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। यानी कि ये जो वेरिएबल है अगर इसका वैल्यू कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो फिर पावर मैक्सिमम हो जाएगी। पावर इन कैपिटल आर इज मैक्सिमम। आप याद रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सर्किट में मैक्सिमम पावर बन रही है, मैंने ये कहा कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर बन रही है। कैपिटल आर में ये वाला बल्ब सबसे ज्यादा तब चमकेगा जब इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से मैच करेगा। अगर मैंने कोई ऐसा 1 ओम का रेजिस्टेंस रखा, फिर 1.1, 1.2, मतलब थोड़े थोड़े वैल्यू के चेंज करते करते देखा तो रेजिस्टेंस 2.8 ओम वाला जो चमक रहा है वो ज्यादा, 2.7 वाला भी कम चमक रहा है, 2.9 वाला भी कम चमक रहा है, तो उसको देख के मुझे आइडिया लग जाएगा, अच्छा इसका मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2.8 ही है। कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाएं तो इसमें पावर मैक्सिमम है। कैपिटल आर का वैल्यू बहुत बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस में पावर कम हो जाती है। कैपिटल आर का वैल्यू बहुत कम रखोगे तो भी रेजिस्टेंस घट जाता है। सॉरी, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम रखेंगे तो भी पावर कम हो जाता है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा हो जाता है। या तो कैपिटल आर का वैल्यू दिया होगा तो उसमें स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा, या स्मॉल आर का वैल्यू निकाल के कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सवाल समझना बच्चों। फाइंड R to get maximum power in it। अभी अभी सवाल ये वाला हमने किया था कि सर ये 2 बैटरी जरूर है लेकिन इनको मिला के हम एक बैटरी बना सकते हैं। अगर हम एक बैटरी बना दे तो एक बैटरी ई की हो जाएगी, उनका मिला के एक रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पैरेलल में आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और फिर उसके साथ हमने कैपिटल आर का एक रेजिस्टेंस लगाया। मैंने कहा ये एक बैटरी एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू बताओ जिससे कि इसमें मैक्सिमम पावर आ जाए, तो आपने बोला पावर मैक्सिमम करने के लिए
कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होता है, लेकिन इसमें स्मॉल आर तो दिया नहीं है, तो आपने लिखा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एक सवाल और देखो, ये बैटरी है, बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस लगे, आर भी लगा और 2 ओम भी लगा है, आर भी लगा और 2 ओम भी लगा है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। सवाल पूछा है फाइंड आर टू गेट मैक्सिमम पावर इन आर। याद रखिए, जिसका वैल्यू पूछा है उसी पे मैक्सिमम पावर पूछा है, यही सवाल है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड कैपिटल आर सो दैट वी गेट मैक्सिमम पावर इन कैपिटल आर। आप ऐसा सोचिए कि कैपिटल आर के अलावा कितना रेजिस्टेंस है। वैसे तो बैटरी 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस की है, लेकिन कैपिटल आर के अलावा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे कैपिटल आर के अलावा सर्किट में 3 ओम का रेजिस्टेंस है। वैसे तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, लेकिन कैपिटल आर के अलावा कितना रेजिस्टेंस है। अगर आपको ऐसे सर्किट की तरह बनाना है, ये 2 ओम भी 1 ओम में ऐड हो जाएगा सीरीज में, तब कैपिटल आर के अलावा जो रेजिस्टेंस है बस वही आंसर आ जाएगा। तो आपको लिखना है R इक्वल टू 3 ओम। लेकिन सर ये रेजिस्टेंस के साथ तो 2 ओम तो सीरीज में लगा, इंटरनल तो है नहीं। अबे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से क्या ये आंसर R इक्वल टू R इसलिए आया था कि ये इंटरनल था, या R इक्वल टू R इसलिए आया था क्योंकि R के साथ R ही ऐड हो रखा है। तो दिमाग लगाओ भाई, यहां पे अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस पूछूंगा इस सर्किट में तो R प्लस 3 ओम आएगा, यानी स्मॉल r की जगह 3 आएगा। असली इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रीड कर रहा, वो बोल रहा कैपिटल R के अलावा जो नंबर दिख रहा है बस वही लिख दो। सीरीज है इसलिए हमने ऐड कर दिया। चलिए, ये एक रूल है, आप देखो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब का जो है अब थोड़ा न्यूमेरिकल समझना कैसे सॉल्व हो रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ में ये 4 रास्ते बने, मान लो इन 4 रास्ते में एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है, चौथे में I4 है। मेरा सजेशन ये है जिसमें बाहर है उसमें भी अंदर ले लो, और अंदर लेके ऐसे -I4 लिख दो, और सभी करंट का डायरेक्शन जब सेम आ जाए तो सबको ऐड करके 0 कर दो। बस आपका काम यही है, जंक्शन वाले जाने वाले करंट्स को ऐड कर दो। अगर कोई बाहर की तरफ जा रहा है तो सर क्या करें, उसको नेगेटिव में अंदर इमेजिन कर लो। तो आप -I4 इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, जो जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसा रूल बन जाएगा। इसको बोलते हैं KCL। KCL किरचॉफ्स लॉ लिख दिया। KCL बड़ा आसान होता है, चारों करंट का अभी KCL यूज करेंगे, है ना। KCL यूज करने वाले सवाल भी कराऊंगा आपको भरपूर।
3-4 सवाल होते हैं, धुआंधार आंसर आता है। चलिए इसको लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, इसलिए ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। क्या लिखा? लूप लॉ या वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक है, वोल्टेज लॉ में हम लोग एक लूप में चलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 करते हैं। ये भी हम करेंगे नहीं, लेकिन हम करते हैं, ऐसा स्कूल में सिखाया जाता है। तो जो सिखाया जाता है कई बच्चों ने सीखा हुआ है, उसी से सॉल्व करते हैं, तो वो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आपको कभी भी बैटरी ऐसे क्रॉस करनी हो, ये बैटरी ई की है, तो आप डेल्टा वी का वैल्यू माइनस ई लिखिएगा। आपको अगर बैटरी ऐसे क्रॉस करनी हो तो डेल्टा वी का वैल्यू प्लस ई लिखिएगा। ये प्लस मतलब ई की बैटरी है। हमको कैसे पता चला सर किधर से किधर जाने पे माइनस? देखो, तुम हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट पे जंप करोगे तो वोल्टेज घट जाएगा, घटते को माइनस में लिखना है, जो डिक्रीज हो गया वो माइनस। और यहां पे लोअर से हायर प्लेट पे जा रहे हो तो डेल्टा वी का वैल्यू प्लस ई लिखना है, ऐसे सोचना है। सिमिलरली ये साइन कन्वेंशन, यहां पे रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, अगर करंट के डायरेक्शन में चले तो डेल्टा वी का वैल्यू माइनस आई आर लिखना है। अगर रेजिस्टेंस आर है और करंट आई है, लेकिन हम चल रहे हैं सर्किट में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो डेल्टा वी का वैल्यू प्लस आई आर लिखना है। सर ये कैसे समझाइए जरा। यहां पे करंट चल रहा है राइट में, तो इसका ये लेफ्ट वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल है और राइट वाला पॉइंट लोअर है, तभी करंट इधर चलेगा, हायर से लोअर। तो करंट हायर से लोअर चल रहा है और हम भी हायर से लोअर चल रहे हैं। अगर हम हायर से लोअर चलते हैं, हायर से लोअर, तो वोल्टेज घटता है। लेकिन यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? अगर करंट आई जाता है रेजिस्टेंस आर में तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस आता है आई आर, तो यहां पे आई आर माइनस हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है और इस जगह करंट आई चल रहा है रेजिस्टेंस आर में, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलेंगे एक्स में से आई आर कम कर दो। कुछ समझे क्या? इस पॉइंट का पोटेंशियल एक्स है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल का वैल्यू। जैसे ये 5 वोल्ट का पॉइंट है और यहां से यहां तक 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट का पॉइंट होगा, 3 वोल्ट कम कर दो। अगर ऐसे ही मान लीजिए किसी इस पॉइंट का एक्स पोटेंशियल है और करंट आई आ रहा है रेजिस्टेंस आर में, तो करंट उस तरफ से यानी राइट से, सॉरी करंट राइट की तरफ चल रहा है, तो ये करंट के अपोजिट हम ट्रैवल करेंगे तो हम हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो अगर मुझे इधर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा तो मैं एक्स प्लस आई आर लिख दूंगा। ये बात को थोड़ा दिमाग में रखिए। So the potential value, potential difference is IR. अब either it will increase or decrease based on the direction in which you are moving. You will find the voltage is increasing or decreasing. चलिए ये बड़ा लॉजिकल है, लेकिन अब इसमें लूप लॉ क्या होता है? लूप लॉ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे घूम के जाएं और पूरे लूप में घूमें, जैसे बी से यहां पहुंचे, फिर ए पर पहुंचे, फिर सी पे आए, फिर बीच में पहुंचे, फिर ऐसे पूरे रास्ते घूमते हुए वापस बी पर पहुंचे, अगर मान लो क्लॉकवाइज, और सभी का सम 0 कर देना मुझे। अब देखना ध्यान से, बी से आगे चले चले लोअर से हायर, तो ये लोअर से हायर मतलब प्लस E1, फिर आगे गए और यहां पे करंट मान लेता हूं मैं, मान लो इसमें करंट मैंने I1 मान लिया, इस रास्ते पे करंट I2 मान लिया, ये I2 आया, यहां से I1 आया, ऐसे मिलके यहां चला गया I1 प्लस I2, मान लो ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है बस, क्योंकि हम ये मेथड यूज ही नहीं करेंगे कभी, लेकिन इसको देख लो एक बार। मान लो इस रास्ते में I1 करंट आ रहा है, बैटरी से करंट चेंज नहीं होता, एक रास्ते में एक ही करंट रहता है, मतलब अगर यहां I1 है तो यहां भी I1 होगा, यहां भी I1 होगा, यहां भी I1 होगा, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। अगर यहां I2 आ रहा है तो जहां तक जंक्शन है वहां तक I2 ही रहेगा, करंट I2 फिर इधर जाएगा, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, जंक्शन पे मिल गए, तो यहां पे करंट गया I1 प्लस I2, तो पूरे रास्ते पे I1 प्लस I2 करंट ही चलता हुआ दिखेगा। चलो
अब इस रास्ते से सॉल्व करते हैं, बी से इस बीच वाले पॉइंट पे आए तो +E1, अभी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -I1R1। ये देखो हम चल रहे हैं लेफ्ट में, करंट भी चल रहा है लेफ्ट में, -I1I1। यहां से आगे यहां कुछ रेजिस्टेंस नहीं, कुछ भी चेंज नहीं आया, फिर इधर जा रहे हैं, इधर गए तो बैटरी का उल्टा जो ड्रॉप किया तो -E2 हो गया, ड्रॉप उल्टा हो गया, देखो हायर से लोअर। फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो +I2R2 = 0। ये वाला मेथड थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए, बड़ा होता है, हम इससे शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको, लेकिन आना चाहिए, सब मेथड आने चाहिए, क्या इसमें क्या रोना है, सीखने ही तो आए हैं। अच्छा, अब डी से ऐसे चल रहे, डी से यहां सी ऐसे, अब लूप लॉ उधर से लगा रहे, DCEF, यहां लिख दिया DCEF, तो डी से बीच में पहुंचे करंट के डायरेक्शन में -I2R2, यहां बीच से सी पर पहुंचे तो बैटरी लोअर से हायर +E2, फिर यहां से नीचे आ गए, अब I1 + I2 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, -I1 + I2 × R3, और यहां लोअर से हायर गए E3 तो +E3, और सारा लूप क्लोज हो गया तो =0। जैसे इसमें 4 मिला के लूप क्लोज कर दिया तो =0, इसमें सारे वोल्टेज का सम 0, यहां पे पहुंच गए, यहां से यहां डी में क्लोज हो जाएगा लूप। ये मैंने ऐसे बताया कि यहां पे अगर वोल्टेज का वैल्यू x है, पोटेंशियल का वैल्यू x है, और हमने रेजिस्टेंस क्रॉस किया, तो आप देखो कि करंट के अपोजिट में अगर हम चल के जा रहे हैं और दूसरे जगह के पॉइंट, दूसरे एंड पे पहुंचे, तो आप कहेंगे यार ये वाले वोल्टेज से ये वाला वोल्टेज हायर रहा होगा, तभी तो करंट हायर से लोअर फ्लो कर रहा है। तो अगर करंट के अपोजिट चलोगे तो जो वोल्टेज है उसमें IR ऐड कर दो, जो वोल्टेज है उसमें IR ऐड कर दो, यहां पे वैल्यू मिलेगा x, यहां पे x है तो यहां से x से IR ज्यादा है, x + IR। चलिए बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। ये सवाल हैं करंट बेस्ड किरचॉफ्स लॉ वाले, यानी KCL वाले। जरा देखो, जरा बॉक्स शोन करंट I एंटरिंग एट H, यहां पे करंट H पे I एंटर किया, लीव्स एट C, यहां से करंट I बाहर निकल गया। अब देखो एक एक करके जो भी रास्ते दिए हैं सबको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। लिखा IAB, क्या आप इसमें यहां पे AB रास्ता दिख रहा है? हमको तो दिख गया AB रास्ता, सर ये रहा। इसमें करंट का वैल्यू लिखा है I/6, लेकिन AB लिखा है तो मैं A से B का एरो बना दूंगा, AB लिखा है तो A से B का एरो बना दूंगा, ठीक है। फिर दूसरा लिखा है IDC, देखो DC लिखा है तो DC वाले रास्ते में करंट का वैल्यू D से C बना दिया, देखो CD नहीं लिखा, DC, और इसका वैल्यू दिया है 2I/3, 2I/3। चलिए IHA, H ये रहा और A ये रहा, IHA का वैल्यू, इस रास्ते का वैल्यू दिया है I/2, I/2, यहां से I आया था, इधर I/2 गया है, और IGF का वैल्यू I/6 है। GF किधर है? GF ये रहा, IGF का वैल्यू I/6 है। फिर IHE का वैल्यू भी I/6 है, तो IHE का वैल्यू I/6 बना दिए, HE का वैल्यू I/6 है। अब जरा पहले इस जंक्शन को ध्यान से देखो, इस H वाले जंक्शन को, H वाले जंक्शन से I करंट आया, जिसमें से H से A की तरफ I/2 चला गया और H से E की तरफ I/6 चला गया, तो क्या H से G की तरफ I/3 जाएगा? ये कोई समझ पा रहा है? तो हमने लिखा कि करंट I = I/2 प्लस I/6 प्लस IHG, और IHG का वैल्यू माइनस किया तो आंसर आया I/3।
क्या इतना बात समझ में आई? IHG का वैल्यू आ गया। अब IHG में से IHG I/3 है, GF में गया I/6, तो ये जो रास्ता बचा GB तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो IHG इज इक्वल टू IGF प्लस IGB। तो इसमें I/3 इक्वल टू I/6 प्लस IGB। तो IGB का वैल्यू I/6 आ गया। ये कोई समझा क्या? IGB का वैल्यू I/6 आ गया। यहां से ये I/6 आ गया, ये I/6 है, यहां से I/6 गया और इस साइड से भी I/6 आ रहा है, नीचे से भी। तो बताओ इस रास्ते में करंट I/3 हो गया, ये कोई समझा? नीचे से I/6 आया और इधर से भी I/6 आया, बी जंक्शन पे दोनों करंट ऐड हो गए तो I/3 हो गया। तो बी से सी वाले रास्ते में I/3 है और डी से सी वाले में 2I/3 है, दोनों मिला के I हो गया। तो बताओ किस रास्ते में करंट 0 हो गया? तो हमने बोला करंट FC वाले में 0 हो गया, क्योंकि वो ये और FC वाला करंट मिलके FC वाला करंट मिलके 0 मतलब I होना था, लेकिन I/3 और 2I/3 मिलके तो C पे ऑलरेडी I बना रहे हैं। तो क्या आंसर FC वाला हो गया? क्या आपको यह समझ में आया कि इस पूरे सवाल में हम लोग ने केवल किरचॉफ्स लॉ लगाया है? क्या ऐसा ही किरचॉफ्स लॉ का सवाल आप दोबारा कर सकते हैं? ये एक बार ट्राई करना। चलो मैं जल्दी से बताता हूं, मतलब जल्दी से ट्राई करते हैं, जल्दी से। यहां लिखा है 1 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है, यहां लिखा है 3 एम्पियर करंट नीचे जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा होगा। 1 एम्पियर ऊपर, 3 एम्पियर नीचे। यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है और ऐसे 2 एम्पियर करंट पहुंचा, और लेकिन इधर से 4 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब इधर से 2 आ रहा है, इधर 4 जा रहा है, तो यहां से भी 2 एम्पियर आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछा है VG में से VH माइनस करने पर वैल्यू कितना आएगा। अब आपको देखो, इसको मैंने VG को X मान लिया, VG को X मान लिया। तो अगर X में से ये देखो 4 ओम है, 2 एम्पियर का करंट है, और हम भी नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रहा है, तो इसको लिख दिया X माइनस 8। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे लिखा। अगर 2 एम्पियर का करंट 4 ओम में जाएगा तो IR का वैल्यू है 8। X में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो X माइनस 8 हो गया। ये इसमें 3 वोल्ट ऐड कर दिया तो ये पॉइंट का वैल्यू आया X माइनस 8 प्लस 3। और करंट भी आगे चल रहा है, हम भी आगे चल रहे, तो 4 वोल्ट और माइनस कर दिया, तो इस जंक्शन का वैल्यू आया X प्लस 8, इसका वैल्यू हो गया X माइनस 8 प्लस 3, और यहां से 4 वोल्ट और माइनस कर दिया, माइनस 4। इस पॉइंट पे आ गए। अब यहां से H पे नीचे जाएंगे तो करंट के अपोजिट है, 2 एम्पियर करंट है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 2 वोल्ट यहां पे बढ़ जाएगा, तो प्लस 2 और कर दिया, इस H पे आ गए। तो VH का वैल्यू आया, VG में से पहले 8 माइनस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 2 प्लस किया, तो माइनस 12 हो गया, और प्लस 5, ये 7 हो गया। तो VG माइनस VH का वैल्यू 7 वोल्ट आ गया। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट टाइम हम लोग KVL भी करेंगे, KCL विल अर्थिंग भी करेंगे। देखो आप नोट, ये देखो अर्थिंग वाला सवाल भी लाया हूं, यहां पे अर्थिंग हो रही है, तो चिंता मत कीजिए, सारी चीजें करेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, बहुत मजा आएगा। देखो आगे कितने खतरनाक खतरनाक सवाल भी लाया हूं, आगे एकदम मस्त है, भयंकर सवालों की झड़ी लगा देंगे। ये देखो